अब देखिए दोस्तों, कल जो बातें हमने पढ़ी थी मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। एक बार वो सारी क्लास रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या बातें हमने पढ़ी थी। देखिए, हमने कल पढ़ा था नंबर सिस्टम में कौन से सिस्टम पे हम बात करने वाले हैं, वो मैंने बताया था। डेसिमल सिस्टम पे हम बात करने वाले हैं। डेसिमल सिस्टम में हमने 10 डिजिट पे बात करनी थी, 0 से लेके वो 10 डिजिट 9 तक बनते हैं। उसके बाद हमने उन 10 डिजिट से जो संख्याएं बनेंगी उन संख्याओं का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर किया था हमने। फिर उसमें जो क्लासिफिकेशन क्या था वो कुछ रियल नंबर में किया था और कुछ इमेजिनरी नंबर में किया था। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको आयटा बताया था, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। फिर मैंने रियल नंबर में आपको इंटीजर बताए थे। फिर इंटीजर को मैंने एक लाइन ग्राफ से शो करके आपको बताया था कि 0 से 1 2 3 4 और प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाले पॉजिटिव इंटीजर होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। जबकि 0 से लेफ्ट हैंड साइड जो बढ़े थे नंबर और माइनस में जो नंबर बढ़े थे उनको नेगेटिव इंटीजर बोला था, ऋणात्मक पूर्णांक बोला था उनको। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 1 से लेके +1 से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ रहे थे, वो नंबर उनको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नेचुरल नंबर, जिनको एन से डिनोट किया था हमने। देखिए, नेचुरल नंबर में जब हम 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं का एक सेट बन जाता है दोस्तों। फिर हमने इंटीजर को बांटा था, इंटीजर को सम और विषम संख्याओं में बांटा था। देखिए दोस्तों, सम संख्याओं के लिए एक डाउट आया है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या डाउट आया है। सम संख्याओं में पूछा गया है कि 0 क्या एक सम संख्या है। मैंने आपको कल की क्लास में 0 एक सम संख्याओं में डिनोट करते हुए बताया था। आज मैं बताऊंगा कि 0 सम संख्या क्यों है। फिर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमने बातें जानी थी, जिन संख्याओं को आप P/Q की फॉर्म में रख सकते हो वो सारे रैशनल नंबर हैं, लेकिन P और Q इंटीजर से बिलोंग होने जरूरी हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में मैंने एक ही कंडीशन आपको बताई थी कि जो नंबर रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी ली थी √2 √3, जिसकी वैल्यू √2 की वैल्यू 1.414 ले लेते हैं, जबकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो वैल्यू कभी भी खत्म होने वाली वैल्यू नहीं है, आगे तक बढ़ती रहेगी। और देखा जाए तो वो रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए उन संख्याओं को क्या ले लिया हमने, इरेशनल नंबर में ले लिया। इसी प्रकार से √3 था 1.732, जिसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो भी अंत तक वैल्यू चलती जाएगी। फिर हमने बताया था आपको कि इरेशनल नंबर में हम पाई को रखेंगे, जिसकी वैल्यू हम सामान्यतः 22/7 ले लेते हैं, लेकिन 22/7 को हमने इरेशनल नंबर में रखा था और पाई को हमने इरेशनल नंबर में रखा था, वो भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, कहें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए, प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि जिन नंबर्स के पास केवल 2 फैक्टर हैं, जिन नंबर्स के पास केवल 2 फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स में भी एक होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है, और वो नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हैं, वो नंबर हमने कंपोजिट नंबर में रखे थे। जैसे कि 4 है, 6 है, 12 है, इस प्रकार से और काफी संख्याएं हैं। फिर मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो 1 है उसको हम ना ही प्राइम में रख रहे हैं ना ही कंपोजिट में रख रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब दोस्तों आज की क्लास में हम पहले ये जान लें कि जो 0 है वो सम संख्या क्यों है, 0 को हमने सम संख्या की श्रेणी में क्यों रखा था। तो सम संख्याओं के लिए 3 प्रॉपर्टी अप्लाई होनी जरूरी होती है, वो मैं 3 प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिख रहा हूँ और सेटिस्फाई करवा के दिखा रहा हूँ आपको। पहले हेडिंग डाल लें, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैंने बताना आपको कि 0 है वो इवन नंबर है। देखिए, इवन प्लस इवन क्या होता है दोस्तों, इवन होता है। आप सेटिस्फाई करवा के देख लें। 4 और 6 को जोड़ोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 6 और 12 को जोड़ोगे दोस्तों 18 आ जाएगा। इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन ही होगा, ठीक है। इवन प्लस ओड क्या होगा दोस्तों, ओड होगा। जैसे कि 2 ले लिया आपने, 2 में आप ओड नंबर एक 3 जोड़ोगे, 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या है, एक ओड नंबर है। जैसे कि आपने 4 ले लिया, एक ओड नंबर 7 ले लिया, 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 11 एक ओड नंबर है, ठीक है। ओड प्लस ओड इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा। ये 3 कंडीशन फॉलो करनी जरूरी है। अब देखो, ओड नंबर 2 ओड नंबर ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 3 और 5 को जोड़ोगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 एक क्या है, इवन नंबर है। अब ये 3 कंडीशन है, यहाँ पे 0 पुट करके देखो आप। 0 से अगर ये डिस्टर्ब तो हो रही है तो फिर 0 तो इवन नंबर नहीं है, और डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये 0 भी इवन नंबर है। देखो आप, मैं इवन ले रहा हूँ, इवन नंबर ले रहा हूँ 0 यहाँ पे, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 4। अब 4 और 0 को जोड़ोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चाहे और कुछ रख लो आप। यहाँ पे मैं 6 रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ, या फिर -6 रख रहा हूँ,
यहाँ पे 6 है, यहाँ -6 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी क्या है, इवन नंबर है। फिर आप देखो यहाँ पे आप 4 ले लो और यहाँ पे आप यहाँ पे 0 लो और यहाँ पे आप 3 ले लो। आप देखो 3 और 0 को ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 3 तो आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 क्या है, ओड नंबर है, सेटिस्फाई कर रही है ये चीज भी। आप 2 ओड नंबर ले लो, -3 और प्लस का 3, आप इनको ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। 0 भी क्या है, इवन नंबर है। मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि 0 एक इवन नंबर है, यहाँ पे मैंने सेटिस्फाई भी करवा के दिखा दिया है। फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको कल कि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर या ऑड नंबर के बीच डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर और कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है हमेशा। देखो यहाँ पे 0 सेटिस्फाई करवा के देखते हैं हम। मैं यहाँ पे -2 ले रहा हूँ और बीच का प्लेस जो भी होगा देखा जाएगा, ये प्लस का 2 रख लिया। ये दोनों ही इवन नंबर हैं और इनसे बीच में आप कह रहे हो कि 0 क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये इनके बीच में 0 इवन नंबर नहीं है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस है, इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा और जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का डिफरेंस अब आपने क्या पढ़ा है, 2 पढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर और है और वो नंबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। अब देखो -2 और 0 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, और +2 और 0 का डिफरेंस है वो क्या है दोस्तों, 2 है। अब कुछ आज नई बातें सीखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जान लें, कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आया है कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर है वो कितने हैं दोस्तों। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं, तो मैं आपको बताऊं वो 15 संख्याएं हैं। फिर आप देखिए 50 से 100 तक प्राइम नंबर जो है वो दोस्तों कितने हैं, 10 है। और आप इनको इकट्ठा लिखना चाहें, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 15 और 10 को जोड़ देंगे दोस्तों कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। ये काफी बार क्वेश्चन की फॉर्म में आया है कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं, तो 15 हैं। और 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 10 हैं। और 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं दोस्तों, 25 हैं। प्राइम नंबर को भी हम वर्गीकृत कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याओं को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, रिलेटिवली, प्राइम नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। रिलेटिवली प्राइम नंबर या कहें कि अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, तो इनके लिए कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कंडीशन होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे कि देखो ये कंडीशन लिख देता हूं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए 1 और 9, ठीक है, 3 और 7। अब देखेंगे ये दो जोड़े जो है, 1 और 9 का HCF कितना आएगा दोस्तों, 1 ही तो आएगा। 3 और 7 का जो HCF हो कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, ये अपेक्षित अभाज्य संख्या है या कहें कि रिलेटिवली प्राइम नंबर है। दूसरा जो ग्रुप है प्राइम नंबर का वो क्या होगा दोस्तों, को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। देखिए सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनमें जिसके ग्रुप में दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने देखा था
कि 1 है वह अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 है वह अभाज्य संख्या है दोस्तों। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका एक फैक्टर 3 है, एक इसका खुद 9 है, एक है, तो इसको तो 3 फैक्टर हैं, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन रिलेटिवली क्या है, वो अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो को प्राइम नंबर जो बात करेगा, तो जरूरी है कि ग्रुप में जो संख्याएं दी गई हैं जैसे 3 और 7 है, ये आपस में भी क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, और ये क्या है, को प्राइम नंबर भी है, सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। इनका HCF तो एक रहेगा, ये क्या, कोई भी आप प्राइम नंबर उठा के देख लें, उन संख्याओं का HCF क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन ये यहाँ पे जरूरी ये है कि ग्रुप में दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों। जैसे और ले लें हम 11 और हम 17 ले लें, दोनों संख्याएं दोस्तों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लें 17 और 19 ले लें, दोनों ही संख्या क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। इसलिए को प्राइम नंबर वो होंगे जो जिनके ग्रुप में सारी संख्याएं क्या होंगी, प्राइम नंबर होंगी। जबकि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए कंडीशन ये थी कि उनका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब इनमें HCF तो अपने आप ही एक हो जाएगा, लेकिन इन संख्याओं के लिए जरूरी ये है कि ग्रुप में आने वाली संख्या सारी क्या हो, अभाज्य हो। तीसरा जो ग्रुप है वो देखिए ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर देखिए दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर में देखिए, ट्विन का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा कैसे, लगातार कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। जैसे कि दोस्तों 3 और 5, देखो डिफरेंस कितना का है, 2 का है, ठीक है। जैसे 11 और 13, जैसे 17 और 19। ट्विन प्राइम नंबर वो संख्याएं होंगी जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो दोस्तों, 2 हो, जिनके बीच का केवल डिफरेंस क्या हो, 2 हो। अब देखिए दोस्तों, मैं तीनों चीजें मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको। रिलेटिवली प्राइम नंबर वो होंगे जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जबकि को प्राइम नंबर वो होंगे जिनके ग्रुप में सारी संख्याएं क्या हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्याएं हो। फिर तीसरा जो ग्रुप था ट्विन प्राइम नंबर का, वो क्या होंगी, जिन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 2 हो, लेकिन संख्याएं भी क्या हो, प्राइम नंबर हो, संख्याएं भी दोस्तों क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो ये सारी संख्याएं आपने प्राइम नंबर का वर्गीकरण था, जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा। इन पे एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आप देखें, एक बार लिख लें वो क्वेश्चन। P और Q दो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। P और Q दो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। P और Q रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। P प्लस Q का जो सम है वो 10 है, और एक कंडीशन और है, P लेस देन Q। P लेस देन Q, 3 बातें बोली हुई हैं। P और Q हैं वो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। फिर उसने बोला कि P प्लस Q क्या है, 10 के बराबर है, और P है वो लेस देन क्या है, Q है। तो आपने बताना है कि ऐसे कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं। देखिए मैं यह बताता हूं आपको, ध्यान दें। देखिए P प्लस Q उसने बोल दिया कि 10 के बराबर है। अब देखिए P और Q 10 कैसे कैसे हो सकता है। P को यहाँ 1 रख दें तो यहाँ Q कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, 10 के बराबर है, ठीक है। P को हम 2 रख दें, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये कितने 10 के बराबर है। P को यहाँ पे 3 रख दें, 7 हो जाएगा, ये 10 के बराबर है। यहाँ 4 रख दें, यहाँ 6 रख दें, किसके बराबर है, 10 के बराबर है। देखो 5 रख देंगे तो 2 संख्याएं नहीं होंगी, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो संख्या ही 1 है। अब देखिए, अब इसमें कौन से जोड़े आपके उत्तर हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, दूसरी कंडीशन इसने दी है P लेस देन Q, चारों में ही क्या है, P Q से छोटा है, ठीक है, ये चीज तो सेटिस्फाई कर गई। लेकिन उसने बोला कि P और Q रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए आपने क्या बताया था कि जिन संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, जिन संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो। तो आपने देखा कि भाई इन संख्याओं का HCF तो ठीक है 1 आ रहा है, लेकिन क्या इन संख्याओं का HCF 1 आ रहा है, 2 और 8 का HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जोड़ा नहीं हो सकता। फिर अब देखो 3 और 7 का HCF कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है, तो ये जोड़ा हो सकता है। फिर 4 और 6 का HCF क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, तो इसका मतलब ये जोड़ा भी नहीं हो सकता। आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 2 जोड़े संभावित है, 2 जोड़े आपके सही उत्तर होंगे। अब देखो अगर ये कंडीशन नहीं होती, रिलेटिवली प्राइम नंबर की कंडीशन नहीं होती, तो फिर कौन सी बातें ठीक होती। अगर आ जाए कि P और Q को प्राइम नंबर है, तो फिर आपका उत्तर क्या रहेगा। अब को प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि HCF तो 1 होना ही होना चाहिए, उसके साथ दोनों संख्याएं प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो 1 और 9 है, वो प्राइम, 1 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर है क्या, 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब अब की बार ये उत्तर भी नहीं हो सकता। फिर उत्तर क्या हो सकता है, केवल 3 और 7 हो सकता है। फिर आपका उत्तर क्या होगा, 1 जोड़ा। अगर P और Q दोनों ट्विन प्राइम नंबर है तो आपका उत्तर कितना होगा,
तो फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जोड़ा दोस्तों नहीं बन पा रहा है। ट्विन प्राइम नंबर में हमने देखा था कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अब इन संख्याओं में तो अंतर केवल इसमें 2 है, लेकिन इनका HCF क्या है? फिर इनका HCF, ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। इनके बीच में 2 का डिफरेंस है नहीं है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब उसके लिए उत्तर होता आपका कोई भी जोड़ा संभावित नहीं है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब कुछ और बातें आगे करते हैं। देखिए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कोई नंबर जिसके गुणनखंड का सम उसी संख्या के सम के बराबर हो तो वो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे आप एग्जांपल लें जैसे 6 के फैक्टर देखें यहाँ पे एक बार, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। देखिए अब इनके सम करके देखिए, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना 6। फैक्टर का जो सम है वो कितना है दोस्तों? 6 है। नंबर का सम है वो भी कितना है? 6 है। तो इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। ये क्या है दोस्तों? परफेक्ट नंबर है। एक बार पेपर में सवाल आया था कि विच वन ऑफ दीज नंबर्स परफेक्ट नंबर। देखिए 6, 10, 12, 15 इन 4 नंबर्स के लिए क्वेश्चन आया था कि इन संख्याओं में से कौन सा एक परफेक्ट नंबर है। तो आप देखो 6 के फैक्टर करके देखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 10 के फैक्टर करके देखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे आप 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे 5 गुणा 3 गुणा 1। अब आप इनको जोड़ के देख लेंगे, अगर ये 15 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर, ये 12 के बराबर आ रहा है इनका सम तो ये भी परफेक्ट नंबर, इनका जो सम है वो 10 के बराबर आ रहा है तो परफेक्ट नंबर, लेकिन इसका अगर सम बराबर आ रहा है तो ये परफेक्ट नंबर। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9 परफेक्ट नंबर नहीं है। देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 1 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, ये आपका सही उत्तर है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 28 के फैक्टर देखिए आप एक बार, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 14। देखिए इसके फैक्टर ये हो सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 14। इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो मल्टीपल हैं वो क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 14। अब इनको आप जोड़ के देखो, अगर ये 28 के बराबर तो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट नंबर है। 14 और 7 कितना आ जाएगा दोस्तों? 21। 21 और 4 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 और 2 27, 27 और 1 28। इसका मतलब जो इसके मल्टीपल जो हैं, इनके मल्टीपल का जो सम है दोस्तों वो 28 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। ऐसे कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सामान्यतः हमने जो नंबर्स पे बातें करनी थी वो बातें कर ली हैं। अगली टाइप है वो शुरू करते हैं, भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए हेडिंग डालें, भाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए दोस्तों, जो भाजकता के नियम है या कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल है, वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़ा क्रूशियल है। आप इसको बोर्ड पे ध्यान देते हुए गंभीरता से इन चीज़ों को समझ लें, बड़ा काम आएगा आपके। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आपके लिए आसान बना देगा डिविजिबिलिटी रूल अगर आप समझ जाते हैं तो। देखिए सुनिए, देखिए जैसे कोई संख्या मैंने 12 ली और उस 12 में मैं 4 का भाग देना चाहता हूँ। 4 का भाग देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं एक ऐसा नंबर लेना चाहता हूँ जिसको 4 से गुणा कर देने से मेरे को 12 मिल जाए। भाई 12 में किसी नंबर का मैं भाग दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ उसके साथ एक ऐसा नंबर मैं चाहता हूँ जिसके साथ गुणा कर देने से वो 12 मिल जाए हमें। तो देख पा रहे हैं जितनी बार कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या से आपने भाग दिया था उस संख्या को अगर आप 3 से आप गुणा कर देते हैं तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसमें आपने भाग दिया था। देखिए समझ में आएगी बात आपको। जैसे मैं कहूं कि 16 में आपने 8 का भाग देना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 बार काटना है। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी संख्या लेना चाहते हैं, एक ऐसी संख्या निकालना चाहते हैं कि मैं 8 का उसके साथ गुणा करूं और 16 आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 8 का 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। अब जानिए, अब 2 बातें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उनका कारण कभी नहीं जाना आपने। वो कारण देखिए, आप हमेशा ये पढ़ते हैं कि 0/3, 0/3। इसका उत्तर सबको पता है कि 0 है। इसका उत्तर दोस्तों सबको पता है कि 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें वो नंबर निकालना है
कि भाई हम 3 से गुणा करें और हमें 0 मिल जाए, तो वो नंबर क्या हो सकता है दोस्तों, वो 0 ही हो सकता है। भाई 0 में आप 3 का भाग देंगे, इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं कि 3 के साथ एक ऐसा नंबर गुणा करूं जिससे कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 3 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब इसका भागफल भी कितना है, 0 है। तभी तो आप कहते हैं कि 0 बटे कोई भी n नंबर कोई भी, उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भाई किसी n नंबर में मैं 0 का भाग देना चाहता हूं, तो उत्तर क्या आना चाहिए, आपको पता है कि उत्तर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा भाई। देखिए एक तीसरी बात कि 0/0, देखिए 0/0 क्या होगा दोस्तों, 0/0 जाने एक बार देखो 0 के साथ मैं किस नंबर का गुणा करूं कि 0 आ जाए। भाई 0 का मैं किस नंबर के साथ गुणा करूं कि 0 आ जाए। तो आप देखिए 0 का साथ आप 0 का गुणा करोगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 के साथ आप 1 का गुणा करोगे तो भी 1 आ जाएगा, 0 का अगर 2 के साथ गुणा करोगे तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के साथ आप 0 से लेके और इनफाइनाइट नंबर तक गुणा कर सकते हो, तब तक 0 आता रहेगा। तो इसका मतलब आपके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इसके कोई एग्जैक्ट आंसर आपके पास नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। और देखिए 0 बटे कोई भी नंबर हो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नंबर के बट्टे में 0 हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और 0/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। चलो कुछ और पढ़ते हैं, दोस्तों। ये जरूरी था डिविजिबिलिटी के रूल में, 0 का जो भाग देना, गुणा करना, वो सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब आप आ जाए 1 पे। भाई 1 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, देखिए दोस्तों 1 के डिविजिबिलिटी रूल, n नंबर में आप 1 का भाग देना चाहेंगे तो जाएगा डेफिनेटली दोस्तों। n नंबर में आप 1 का भाग देना चाहेंगे तो जाएगा। भाई डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं हम, तो हमने ये देखना है कि किसी भी नंबर में हम n का 1 का भाग दें तो क्या क्या चीजें देखनी जरूरी है। तो आपने कुछ भी देखना जरूरी नहीं है दोस्तों, चाहे वो 2/1 हो भाग जाएगा, 3/1 हो भाग जाएगा, 4/1 हो भाग जाएगा, 0/1 हो भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितने भी नंबर ले लो और उसमें 1 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल, देखो 2 के साथ आप 4 भी पढ़ लें, आप 8 भी पढ़ लें और आप 16 भी पढ़ लें। इन चारों का हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं। देखिए अब दोस्तों देखो 2 का भाग देने के लिए हम किसी संख्या के लिए क्या क्या चीजें देखेंगे वो देखिए। आप एक बार मैं लिख रहा हूं 7 5 3 4 2 6। समझ रहे मेरी बात को। आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो दोस्तों आपने क्या देखना है, देखिए आप इसमें आपने ये देखना है कि भाई इकाई का अंक है वो 2 से भाग जाता है नहीं जाता है। इकाई का अंक है वो 2 से भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर इकाई के अंक में 2 का भाग जाता है तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 2 से भाज्य है। और अगर इकाई के अंक में 2 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब देखिए क्यों हम ये चीज इकाई का अंक क्यों पढ़ते हैं ये भी जान ले हम। जैसे कि हमने भाग देना है 32 में, हमने भाग देना है 32 में 2 का, तो हमें पता है कि इकाई का अंक 2 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये भाग जाएगी संख्या। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 32 को लिख सकते हैं हम 30 + 2। 32 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 30 + 2। आपने देखा कि भाई ये जो संख्या है ये तो इसमें 0 है, और 0 आते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि 0 में 1 2 डेफिनेटली होता है। 1 0 में 1 2 आपको श्योर मिलेगा। 0 का जो फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, 0 का जो फॉर्मेशन होता है वो 1 2 और 1 5 के साथ ही होता है। ये बात ध्यान रखें आप, आगे चल के और भी काम आएगी आपके। 0 का जो फॉर्मेशन है वो 1 2 और 1 5 के साथ होता है। इसका मतलब जहां जहां 0 होगी वहां 2 का भाग जाएगा। ठीक है। अगर 30 में 2 का भाग जाएगा, आगे तो क्या है, 2 ही है, इकाई का अंक ही तो बचा, इकाई का अंक बचा दोस्तों। तो इसका मतलब इस 2 में तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, 32 में भी 2 का भाग जाएगा। इसी तरीके से इस संख्या को लिख सकते थे आप 7 5 3 4 2 और 0 और प्लस में कितना दोस्तों 6। अब आपने देखा कि 0 आते ही आपने देखा कि इस संख्या में, पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, और जो इकाई का अंक 6 है उसमें भी इकाई 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से विभाजित है। अब देखिए दोस्तों 4 का लेते हैं, संख्या ले ली मैंने 674, और आपने देखना है कि ये संख्या 4 से भाग जाएगी नहीं जाएगी।
तो आप फिर से आप इस संख्या को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हो 600 प्लस 74। आप इस संख्या को लिख सकते हो 600 प्लस 74। अब देखिए जानिए इस बात को, हमने 2 जीरो क्यों बनाई, क्योंकि हमने भाग किसका देना है, 4 का देना है। भाई 2 जीरो 600 में क्यों लेके आए हमने 4 का भाग देना है, और 4 में कितने दो हैं दोस्तों, 2 हैं, और 2 हैं, उस उनको अगर 2 5 और मिल जाए तो क्या वो 2 जीरो नहीं बना देंगे दोस्तों। भाई 1 जीरो यहाँ से बन जाएगी, 1 जीरो यहाँ से बन जाएगी। अब 600 में 2 जीरो मिलते ही आपको पता चला कि 600 में तो 4 का भाग जाएगा, या कहें कि 2 जीरो आपने देखते ही आपने देखा कि 4 का भाग तो जरूर जाएगा इसमें, ठीक है। अब आपने केवल किस में देखना है, 74 में देखना है। केवल दोस्तों किस में देखना है, 74 में देखना है। अब देखो 74 में आप भाग देके देख लेंगे, 4 एकम 4 कितना बचेगा, 3, 34, 34 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी क्या नहीं जाएगी, 4 से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 672 या फिर लिख लो आप 1072। अब देखो मैंने आपको फिर से बताया कि भी जब 2 का भाग देना है आपने तो केवल इकाई अंक देखना है, जब 4 का भाग देना है आपने इकाई अंक भी देखना है और दायिक अंक भी देखना है। तो इकाई और दायिक अंक की संख्या क्या बन रही है, 72 बन रही है। 72 को अगर हटा देते हैं तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, 1000, ये 1000 हो जाएगी। 1000 प्लस 72 को जोड़ेंगे तो 1072। 1000 में आपने 2 जीरो देखते ही आपको पता चला कि इसमें तो 4 का भाग जाएगा। अब आपने देखा कि इकाई और दायिक अंक में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 72 में 4 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी। अब इसी प्रकार से 8 का होता है दोस्तों, अब तो समझ चुके होंगे आप, रिपीट होंगी सारी बातें। इसी प्रकार से 8 का है, जैसे हमने संख्या लिख ली 2056। अब आपने देखना है कि 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 8 में दोस्तों कितने दो हैं, 3 दो हैं, इसका मतलब आपके पास 3 जीरो अगर कहीं मिल जाएंगे ना आपको, तो इसका मतलब वहां पे तो भाग जाएगा ही जाएगा। अब 2000 के बाद कितनी संख्या बची हुई है, 56 बची हुई है। अब आपने देखना है कि 56 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 56 में तो भाग जाएगा दोस्तों, लेकिन आपने 3 जीरो लगाई है। बाई द वे यहाँ पे 1 होता, या दोस्तों यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, 2856 होती, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2000 प्लस 856। क्योंकि आपने 3 जीरो लेके आनी थी, तो 3 जीरो लेके आनी तो 3 अंक हटाने होंगे आगे से, 3 अंक हटा के उनकी जगह जीरो प्लेस कर देंगे। ये कितना हुआ, 2000 में 856 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगा, 2856। अब आपने देखा कि 2000 में 3 जीरो है, और 3 जीरो कब बनी होंगी, जब इसमें 3 2 होंगे और 3 5 होंगे, तो इसमें तो 8 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें 8 का भाग जाएगा क्या, केवल ये देखना आपने। तो जब 8 का इसमें भाग देंगे तो आपने देखा कि जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 107 बार जाएगा। इसका मतलब जो 2856 संख्या है वो भी किससे भाग जाएगी, 8 से भाग जाएगी। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे इन बातों को। हम देख रहे हैं कि जब हमने 2 का भाग देना है तो हमने केवल इकाई अंक देखना है, जब हमने 4 का भाग देना है तो हमने केवल इकाई और दायिक अंक देखने हैं, फिर हमने अगर 8 का भाग देना है तो इकाई अंक भी देखना है, दायिक अंक भी देखना है और सैकड़े का अंक भी देखना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या। इसी प्रकार से 16 का है दोस्तों। जैसे आपने संख्या ले ली, ये संख्या ले ली आपने दोस्तों, तो आपने देखा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में आपने देखना है कि 16 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब 16 में आपको पता होना चाहिए कि 2 कितनी बार है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो इसका मतलब 2 कितने हैं, उसमें 4 हैं, तो आपने 4 अंक हटा देने हैं, 4 अंक आगे की कैलकुलेशन करनी है, ये भूल जाने हैं। अब इसमें आपने देखना है कि 16 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी क्या होगी, 16 से भाग जाएगी। देखिए अब देखिए 3 6 5 9 का बचा है। अब 3 और 9 का हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 और 9 का हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं, और 6 का और 5 का हम आगे पढ़ लेंगे। देखो मैं एक संख्या लिख रहा हूं xy, एक संख्या है जिसका दायिक अंक है वो x है और इकाई अंक है वो क्या है, y है। और इस संख्या का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, आपने देखा कि 10x प्लस y, भाई इस संख्या का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ होगा। जैसे कि देखो 24 कोई संख्या लिखी, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, 10 गुणा 2 प्लस में 4, 10 दूनी 20, 20 और 4 कितना 24। तो इसी प्रकार से एक्स वाई अगर किसी संख्या के अंक है तो उस संख्या का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, 10x प्लस वाई से हुआ होगा। अब आपने 10x प्लस वाई को लिख लेना है 9x प्लस x प्लस वाई। अब देखिए दोस्तों 10x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस वाई। अब देखो आप इस संख्या में तो 3 का भाग जा रहा है दोस्तों,
भाई 9x में भाई जो संख्या 9 का मल्टीपल है वो तो 3 का मल्टीपल तो होना ही होना है उसको तो, ठीक है। 9 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी पूरा 3 का भाग जा रहा है। अब आपने केवल चेक किसका करना है, केवल x और y का चेक करना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं एक्स वाई थे क्या, एक्स वाई उस संख्या के अंक थे, उस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उस संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है। और इसी रूल को आप 9 के लिए भी अप्लाई कर लें, क्योंकि 9x तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे भाग जा रही है, 9 से भाग जा रही है। अब x प्लस वाई में अगर 9 का भाई भाग जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, 729, आपने इसके अंकों का योग देखना है, ये 9 है, ये 7 और 2 9 है, इसका मतलब ये संख्या किससे भाग जाएगी, 3 से भी जाएगी और 9 से भी जाएगी। आप इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको। इस संख्या को आप लिख सकते हैं 7 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 9, ठीक है। 7 गुणा 100 इस संख्या को आप लिख सकते हैं 7 गुणा 100 प्लस 10 गुणा 2 प्लस में 9, ठीक है। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 99 गुणा 7 प्लस में 9 गुणा 2, ठीक है, प्लस में अब इसके पास क्या बचा है, एक 7 और बचा है ना, एक 7 और इसके पास क्या बचा है 2 और एक 9 तो बचा ही हुआ है। देखिए दोस्तों समझ लें इस बात को गहराई से। 7 के 100 गुणा में से मैंने 99 गुणा एक साइड लिख लिए, फिर मैंने 2 के 10 गुणा में से 9 गुणा एक साइड ले लिए, और एक 7 इनका मैंने छोड़ दिया था, एक 2 इनका मैंने छोड़ दिया था, इनको मैंने इंडिविजुअल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इस संख्या में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, इस संख्या में से ले सकते हो आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा 11 गुणा 7 प्लस में 2, और आगे क्या बचा 7 प्लस 2 प्लस 9। अब जान लें इस बात को कि भाई ये जो फैक्टर है इस संख्या में, इस फैक्टर में 9 का गुणज है, इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग जाएगा और इसमें 9 का भी भाग जाएगा। लेकिन जो ये अंक बचे हैं ये क्या बचे हैं, ये उसी संख्या के अंक बचे हैं। भाई 729 थे, क्या ये 7 2 9 729 नहीं है, 729 ही है। इसका मतलब अगर इसके अंकों के योग में अगर 9 का या 3 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 9 का और 3 का भाग चला जाएगा। अब देखें 7 और 2 कितना 9, 9 और 9 कितना 18, 18 में आप 3 का भाग देंगे तो भी जाएगा, 9 का भाग देंगे तो भी जाएगा। इसका मतलब है ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। 3 और 9 का जो भाजकता का नियम था मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। अब कुछ और आगे सीखते हैं। देखिए दोस्तों 3 और 9 को हमने पढ़ लिया है, अब 6 पे आ जाओ। अब 6 के लिए देखा जाए तो कोई इंडिविजुअल कोई रूल नहीं है दोस्तों। 6 के लिए आपको देखना है कि वो संख्या सम है क्या, और वो संख्या 3 से भी भाग जा रही है या नहीं जा रही है। भाई जैसे मैंने संख्या लिख दी 216, अब आपने देखना है कि ये संख्या 6 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो आप देखिए 2 से तो भाग जाएगी जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक सम है 6 है, जो 6 एक सम संख्या है तो ये 2 से भाग जाएगी, ठीक है। फिर आपने 3 का चेक करना है, 3 का चेक करने के लिए आप अंकों का योग करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 में अगर 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या भी भाग जाएगी 3 से। और जो संख्या 2 से भाग जा रही है, जो संख्या 3 से भाग जा रही है, तो वो संख्या 6 से भी भाग जाएगी, डेफिनेट बात है। जैसे कि 6 दिए 18, कितना बचेगा 3, 6 उतारा 6 6 36, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी क्या जा रही है 6 से भाग जा रही है। 6 के भाजकता का नियम आपको बताया मैंने। अब देखिए 5 से भाजकता का नियम। अब देखो दोस्तों 5 से भाजकता का नियम देखिए, एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ और आगे लिख दिया मैंने 2 5, और आगे लिख दिया मैंने डी ई एफ, आगे लिख दिया 2 0, डी ई एफ आगे लिख दिया मैंने 5। अब आपने देखना है कि ये संख्याएं 5 से भाग जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये बड़ी बड़ी संख्या है, ये अंक है, और इसके बाद में 25 लिखा है, ये अंक है, इसके बाद 2 0 है, ये अंक है, इसके बाद क्या है 5 है। तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि या तो इकाई का अंक 5 हो, 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है, या तो इकाई का अंक 5 हो या इकाई का अंक 0 हो। क्योंकि इकाई का अंक अगर 5 है, देखो मैं एक छोटी संख्या लेकर बताता हूं आपको, मैंने लिख दिया 1275 लिख दिया। मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1270 प्लस 5। अब देखिए
अब डेफिनेट बात है कि जहाँ 0 होगी वहाँ 5 होगा, और 5 होगा तो उस संख्या में 5 का भाग भी जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 5 का भाग जाएगा तो आपने क्या देखा, आपने तो इकाई अंक देखना था। इकाई अंक क्या था, 5 था। तो इस 5 में अगर 5 का भाग जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के भाजकता का नियम में क्या ध्यान रखना हमने, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, 5 से डिविजिबल होंगी। देखिए अब कुछ और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार 11 का देख लें। एक बार हम देखो 11 से भाजकता का नियम और देख लो, और उसके बाद कुछ मजेदार चीजें आपको सिखाने जा रही हैं। देखिए मैंने संख्या ले ली 308, मैंने संख्या ले ली 308, मैंने संख्या ले ली दोस्तों 1331, मैंने संख्या ले ली 24,442, 3 संख्याएं ले ली मैंने। और अब देखिए दोस्तों, हमने ये देखना है कि इन संख्याओं में 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। देखिए बड़ा आसान है, आप समझिए इस बात को, बहुत आसान है। अगर किसी संख्या में मैंने जैसे कोई संख्या 25 लिखी, मैं इसके इस साइड लगा दूंगा 0, तो इसका मतलब तो ये संख्या बदल जाएगी और 250 हो जाएगी। लेकिन इसी 25 के मैं इस साइड 0 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो संख्या कितनी है, 25 ही है। तो ये जो 308 आपको दिख रहा है ना, ये 308 को आप एक 0 और लगा के और दो दो के जोड़े बना दो, इसके दो दो के जोड़े बना दो इस संख्या के। अब अपने दो दो के जोड़े बना दिए तो आप इस संख्या में से इसको घटाओ और इस संख्या में से इसको घटाओ। देखो कैसे घटाएंगे, 0 में से -3 को घटाएंगे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। 0 में से -8 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और जो रिजल्ट आया आपके पास, वो रिजल्ट को ऐड कर दो। आपने रिजल्ट को जब ऐड किया तो क्या मिला आपको, माइनस का क्या। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिजल्ट है अपना, उस रिजल्ट में या तो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल होने वाली कोई भी संख्या आ जाए। देखिए समझिए इस बात को, देखिए समझिए इस बात को। आपने देखा कि एक 308 संख्या थी, उसके दो दो जोड़े बनाने के लिए आपने बाईं तरफ उसमें एक 0 और लगा दी और दो दो के जोड़े बना दिए। एक 0 3 बना, एक 0 8 बना। 0 में से आपने 3 को घटाया, -3 आया। 0 में से आपने 8 को घटाया, -8 आया। अब -3 और -8 को आपने जोड़ा तो कितना बना, -11। क्या 11 11 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 11 तो 11 से भाग जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो भी 0 में 11 का भाग जाता है। अगर यहाँ पे 22 आ जाता तो भी 11 में उसका भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो होगा उसमें अगर 11 का भाग जाता है तो वो संख्या भी 11 से भाग जाएगी। अब आप चेक कर लें चाहे बेशक, तो ये जो 308 संख्या थी वो 11 से भाग जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें। संख्या 308 थी, 11 दूनी दोस्तों क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। शेषफल कितना, 8, 8 और उतारा, 11 8 88, कोई शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, 11 से भाग जाएगी। अब यहाँ देख लो, अब देखो एक में से आप 3 को घटाओगे दोस्तों क्या आ जाएगा, भाई दो दो के जोड़े बनाने आपने, ठीक है। एक में से आप 3 को घटाओगे -2, और 3 में से 1 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, +2। अब आपने देखा कि +2 और -2 को आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, तो भी 11 से भाग जाएगी। मैंने बताया था कि या तो 0 या 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाए तो आप उस संख्या में 11 का भाग आसानी से दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ अप्लाई करते हैं। 2 में से आप 4 को घटाओगे -2, ठीक है। यहाँ पे तो दो दो के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो मैं एक 0 और लगा ले रहा हूँ भाई। दो, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। 0 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा, -2। 4 में से 4 को घटाओगे क्या आ जाएगा, 0 0। और 4 में से 2 को घटाओगे तो +2। देखो दोस्तों मैंने जोड़े बना लिए दो दो अंकों के, और यहाँ पे 0 में से मैंने 2 घटाया तो -2, 4 में से 4 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया +2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो -2 और +2 कट जाएगा, और जो रिजल्ट आया अपना वो 0 आया। रिजल्ट या तो 0 या 11 का मल्टीपल आए तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 11 से भाग जाएगी ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे इन बातों को। समझे होंगे तो आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बुक्स में खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अभी जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, वो चीज़ एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देते हुए उन चीज़ों को समझ लें। देखिए मैं आपको बताता हूं भाजकता का नियम, हाउ टू क्रिएट डिविजिबिलिटी रूल। देखिए मैं
डिविजिबिलिटी रूल को कैसे खुद क्रिएट कर सकता हूँ। भाई डिविजिबिलिटी रूल अभी तक तो मैंने सिखाने की कोशिश करी आपको, लेकिन अब मैं सिखा रहा हूँ कि आप खुद कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो, खुद कैसे उसको बना सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे हमने भाग देना है 13 का किसी संख्या में, हमने किसी संख्या में 13 का भाग देना है, और वो संख्या भी मैं लिख ले रहा हूँ, कोई संख्या ले ली हमने, जैसे 13 का मल्टीपल 169 होता है, तो 169 ले लिया हमने, और हमने देखना है कि 169 में 13 का भाग जाता है नहीं जाता। तो 13 का एक ओड फैक्टर आपको निकालना होगा दोस्तों। ओड फैक्टर कैसे निकलेगा, इस किसी भी संख्या के इकाई के अंक को आप उस ओड फैक्टर x मानते हुए उसको और उसके साथ गुणा कर दो, और बची हुई जो संख्या है उसको उसमें ऐड कर दो, और उसके बराबर या तो 0 होना चाहिए या 13 का कोई भी मल्टीपल। देखिए समझिए इस बात को, 13 का अगर किसी संख्या में आपने भाग दे के देखना है, तो आपने उस ओड फैक्टर के साथ इकाई का अंक गुणा करके और बाकी जो अंक है उसको ऐड करके या तो 0 आए या 13 का कोई मल्टीपल आए। देखो अब इस x की जगह में क्या रख सकता हूं कि या तो 0 है या 13 आ जाए। तो x की जगह में 4 रख दूं तो 4 3 कितना आ जाएगा 12, 12 और 1 दोस्तों कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब देखिए दोस्तों x की जो वैल्यू 4 आई है, उस 4 को आप कैसे अप्लाई करेंगे किसी संख्या में आपने भाग दे के देखना है 13 का। देखिए मैं आपको बताऊं, आप ये लिख लें कि भाई इकाई के अंक को आप इस 4 के साथ गुणा करेंगे, इकाई का जो जिस संख्या में आपने भाग देना है उस संख्या के इकाई के अंक में 4 का भाग गुणा करेंगे, और जो रिमेनिंग संख्या बची हुई इकाई के अंक को छोड़ के, तो 9 चौके 36, 36 में 16 को जोड़ देंगे, 36 में 16 को जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना दोस्तों 2, 12, 2 आ जाएगा, 1 हासिल जाएगा, कितना आया 52 आया। अब 52 में आप 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा ये चेक कर लें, और ये भी आप चेक नहीं कर सकते तो फिर आप 2 में 4 का गुणा कर लें, और 4 दूनी 8, और रिमेनिंग जो संख्या है उसमें 8 जोड़ दें, और 8 और 3 कितना 13। तो इसका मतलब 13 तो 13 से भाग जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ से 13 का इस संख्या में भाग जा रहा है तो 169 में भी 13 का भाग जाएगा, 169 में भी 13 का भाग जाएगा। देखो मैं एक और संख्या लेके एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ओड फैक्टर है, ये जो ओड फैक्टर आपने निकाला है इसको कैसे अप्लाई करते हैं फिर से मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने ले ली संख्या 208, आपने चेक करना है कि 13 से 208 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप देखो ओड फैक्टर जो 4 था वो 4 का इकाई के अंक के साथ गुणा करेंगे, 800 के 200 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और बचे हुई संख्या में 32 को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा आपको 52 मिलेगा। 52 में 13 का भाग जाएगा, 13 चौके 52 होता है, इसका मतलब 208 में भी 13 का भाग जाएगा। अब ये तो 13 की बात हुई दोस्तों, मैं कुछ और संख्या बता देता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों आपने चेक करना है कि किसी संख्या में 17 का भाग जाएगा, वो चेक करने के लिए ओड फैक्टर कैसे निकालें। तो ओड फैक्टर निकालने के लिए आपको देखो मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 7 है, 7 के साथ उस ओड फैक्टर का मल्टीपल करेंगे और बचे हुए अंक को ऐड कर देंगे, और या तो 0 आना चाहिए या 17 का कोई मल्टीपल, 17 का कोई मल्टीपल। अब देखो जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 136, जैसे एक संख्या ले ली मैंने 136, और मैंने चेक करना है कि इसमें 17 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले तो आप ओड फैक्टर निकालें, और देखो दोस्तों हर सवाल में आप ओड फैक्टर निकालेंगे नहीं है, आप इन 3-4 अंकों के, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 13 है, 17 है, 19 है, 29 है, इन संख्याओं के 4 संख्याओं के लिए ओड फैक्टर याद भी रख सकते हैं, इन संख्याओं के लिए ओड फैक्टर याद भी रख सकते हैं। जब खूब सारी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी जाए कि या तो 0 आ जाए या 17 का कोई मल्टीपल आ जाए या 17 आ जाए, 34 आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखो यहाँ पे मैं क्या रखूं, यहाँ पे दोस्तों क्या रखूं, अब देखो आप 1 रखोगे, 7 और 1 8, 2 रखोगे 7 और 14 और 1 15, 3 रखोगे 7 21 और 1 22, तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। तो x की वैल्यू आप माइनस में भी रख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप माइनस में 5 रख लेते हो तो 7 5 जब कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का 1 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 34 आ जाएगा। माइनस का 34 है वो 17 से भाग जाता है, इसका मतलब जो ओड फैक्टर है उसकी वैल्यू हमने -5 निकाल ली है, जो ओड फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या निकाली है -5 निकाली है। अब उस संख्या में अप्लाई करते हैं। अब तक हम कर क्या रहे थे कि भाई -5 का यहाँ पे जो भी ओड फैक्टर आया था उसका हम इकाई के अंक के साथ गुणा करके इसमें ऐड कर दे रहे थे, लेकिन अब ओड फैक्टर क्या है माइनस का आया है,
तो माइनस के 5 के साथ इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30। कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 30। यहाँ पे आप माइनस का 30 करेंगे तो माइनस के 30 में से 17 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 17। और माइनस के 17 में 17 का भाग जाता है, इसका मतलब 136 में भी 17 का भाग जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल खुद से तैयार करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक संख्या पे और अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 19 के लिए अप्लाई करके दे देता हूँ, और बची हुई संख्याओं के लिए आप खुद अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं बन पाती है तो आप मेरे से जरूर पूछेंगे। देखिए 19 के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। इकाई का अंक 9 है, 9x प्लस का 1 बराबर या तो 0 होना चाहिए या 19 का कोई भी मल्टीपल। देखो हमने किस संख्या में भाग देना है दोस्तों, देखो 399 में आपने भाग देना है 19 का, और आपने चेक करना है कि इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा 19 का। तो देखिए 19 का ये तो ठीक है, 399 में तो आप पहाड़े में पढ़ सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन कोई बड़ी सी संख्या आ जाए तो आप कहाँ तक पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से ओड फैक्टर याद रख लें। अब देखो ऐसी कोई संख्या एक्स की वैल्यू, कोई ऐसी संख्या जिसका मल्टीपल 9 के साथ करें और 1 जोड़ें और क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 19 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। 2 रख देते हैं एक्स की वैल्यू, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, 18 और 1 कितना आ जाएगा 19, 18 और 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, अब हम जिस संख्या में भाग देंगे उस संख्या की इकाई का अंक में 2 का गुणा करेंगे और रिमेनिंग जो संख्या है उसमें ऐड कर देंगे। 9 दूनी कितना दोस्तों 18, 39 और 18 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 5। 57 में अगर 19 का भाग जाता है तो 399 में भी 19 का भाग जाता है, और 57 का भी आपको नहीं पता तो फिर से आप यही कर दो, 7 का 2 से मल्टीपल करो कितना 14, और रिमेनिंग जो संख्या है 5 उसमें ऐड कर दें कितना आ जाएगा 19। 19 में तो 19 का भाग जाता है, ये आपको पता ही होगा। ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश करी। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको भी पता है कि ये कितनी क्रूशियल है, इनको आप सीख लें। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है, कोई भी पॉइंट आप नहीं समझे हैं, तो मेरे से दोबारा से कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आपके होमवर्क के लिए ये है कि आपको 23 का निकालना है, आपको 29 का निकालना है, आपको 31 का निकालना है, और निकाल के मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएंगे कि हमने ये आंसर निकाले हैं इनके, और कुछ संख्याओं पे आप अप्लाई करके और सीखेंगे इन चीज़ों को, और सीखेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर होते चलेंगे। शुक्रिया क्लास।